Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में जिसका टाइटल है फेडरलिज्म और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस एंड इमेंस डाइवर्सिटीज। आप कह सकते हैं कि भारत महाद्वीपीय आकार या फिर कह सकते हैं महाद्वीपीय अनुपात, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस, और अत्यधिक विविधताओं मतलब इमेंस डाइवर्सिटीज वाला देश है। There are more than 20 major languages and several hundred minor ones। आप कह सकते हैं कि यहाँ 20 मतलब 20 से अधिक प्रमुख भाषाएं और सैकड़ों छोटी भाषाएं बोली जाती है। It is the home of several major religions। आप कह सकते हैं कि यह कई प्रमुख धर्मों का घर है। There are several million indigenous peoples living in different parts of the country। आप कह सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों आदिवासी लोग रहते हैं। In spite of all these diversities, we share a common land mass। आप कह सकते हैं कि इन सभी विविधताओं मतलब कि डाइवर्सिटीज के बावजूद हम एक ही भूमि पर रहते हैं। We have also participated in a common history, especially when we fought for independence। आप कह सकते हैं कि हमने एक साझा इतिहास मतलब कि कॉमन हिस्ट्री में भी भाग लिया है, विशेष रूप से जब हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। We also share many other important features। आप कह सकते हैं कि हम कई अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी साझा मतलब शेयर करते हैं। This has led our national leaders to visualize India as a country where there is unity in diversity। आप कह सकते हैं कि इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं मतलब कि आप कह सकते हैं नेशनल लीडर्स ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जहां विविधता मतलब डाइवर्सिटी में एकता मतलब यूनिटी है। Sometimes it is described as unity with diversity। आप कह सकते हैं कि कभी कभी इसे विविधता मतलब डाइवर्सिटी के साथ एकता मतलब यूनिटी के रूप में भी वर्णित मतलब डिस्क्राइब किया जाता है। Federalism does not consist of a set of fixed principles which are applied to different historical situations। आप कह सकते हैं कि संघवाद मतलब फेडरलिज्म निश्चित सिद्धांतों का कोई एक समूह नहीं है जिसे अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों मतलब डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस में समान रूप से लागू किया जा सके। Rather, federalism as a principle of government has evolved differently in different situations। आप कह सकते हैं कि बल्कि शासन के एक सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग रूप से विकसित हुआ है। American federalism, one of the first major attempts to build a federal polity, is different from German और Indian federalism। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी संघवाद मतलब अमेरिकन फेडरलिज्म जो संघीय व्यवस्था बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। आप कह सकते हैं कि one of the first major attempts to build a federal polity जर्मन या भारतीय संघवाद से अलग है। आप कह सकते हैं कि is different from German or Indian federalism। But there are also a few key ideas and concepts associated with federalism। आप कह सकते हैं कि लेकिन संघवाद मतलब फेडरलिज्म से कुछ मुख्य विचार मतलब कि की आइडियाज
और अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट्स भी जुड़ी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि बट देयर आर ऑल्सो अ फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विथ फेडरलिज्म। फर्स्ट पॉइंट, essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities, one at the regional level and the other at the national level. आप कह सकते हैं कि मूल रूप से संघवाद एक संस्थागत व्यवस्था है, मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो दो प्रकार की सरकारों मतलब कि टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर, आप कह सकते हैं वन एट द रीजनल लेवल एंड द अदर एट द नेशनल लेवल, को समायोजित मतलब कि एकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फीयर। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक सरकार मतलब ईच गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, मतलब ऑटोनॉमस होती है। In some federal countries, there is even a system of dual citizenship. आप कह सकते हैं कि कुछ संघीय देशों मतलब इन सम फेडरल कंट्रीज में तो दोहरी नागरिकता मतलब ड्वेल सिटीजनशिप की व्यवस्था मतलब सिस्टम भी होती है। इंडिया हैज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। आप कह सकते हैं कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है। आप कह सकते हैं कि इंडिया हैज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। द पीपल लाइकवाइज The people likewise have two sets of identities and loyalties. They belong to the region as well as the nation. For example, we are Gujaratis और झारखंडीज as well as Indians. आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार लोगों की भी दो पहचानें और निष्ठाएं होती हैं। आप कह सकते हैं कि द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। वे क्षेत्र से भी जुड़े होते हैं और राष्ट्र से भी। आप कह सकते हैं कि दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द नेशन। उदाहरण के लिए हम गुजराती या झारखंडी हैं, साथ ही भारतीय भी हैं। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी आर गुजरातीज और झारखंडीज एज वेल एज इंडियंस। Each level of the polity has distinct powers and responsibilities and has a separate system of government. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक स्तर मतलब कि ईच लेवल ऑफ द पॉलिटी की अपनी अलग शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं और उसका अलग शासन तंत्र होता है। आप कह सकते हैं कि each level of the polity has distinct powers and responsibilities and has a separate system of government. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। The details of this dual system of government are generally spelled out in a written constitution, which is considered to be supreme and which is also the source of the power of both sets of government. आप कह सकते हैं कि इस दोहरे शासन मतलब ड्वेल सिस्टम प्रणाली का विवरण आम तौर पर एक लिखित संविधान मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि द डिटेल्स ऑफ दिस ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सर्वोच्च माना जाता है और जो दोनों स्तरों की सरकारों की शक्ति का स्रोत मतलब सोर्स भी होता है। आप कह सकते हैं कि विच इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम and which is also the source of the power of both sets of government. Certain subjects which concern the nation as a whole, for example, defense or currency, are the responsibility of the union or central government. आप कह सकते हैं कि कुछ विषय जो पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं, आप कह सकते हैं कि certain subjects which concern the nation as a whole, जैसे रक्षा या मुद्रा, आप कह सकते हैं डिफेंस और करेंसी, वे संघ या केंद्रीय सरकार, आप कह सकते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। रीजनल और लोकल मैटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय मतलब रीजनल या स्थानीय मतलब लोकल विषय मतलब मैटर्स राज्य या क्षेत्रीय सरकार मतलब रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं।
आप कह सकते हैं कि रीजनल और लोकल मैटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स। आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों मतलब कि सेंटर एंड द स्टेट के बीच विवादों मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो इन विवादों का निपटारा करती है। The judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the states on legal matters about the division of power। आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी के पास केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित कानूनी विवादों मतलब लीगल मैटर्स को सुलझाने का अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि द जुडिशरी हैज द पावर्स to resolve disputes between the central government and the states on legal matters about the division of power। Real politics, culture, ideology and history determine the actual working of a federation। आप कह सकते हैं कि वास्तविक राजनीति मतलब रियल पॉलिटिक्स, संस्कृति मतलब कल्चर, विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी और इतिहास मतलब हिस्ट्री की संघीय व्यवस्था के वास्तविक कामकाज को निर्धारित करते हैं। आप कह सकते हैं कि रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ अ फेडरेशन। A culture of trust, cooperation, mutual respect and restraint helps federations to function smoothly। आप कह सकते हैं कि विश्वास मतलब ट्रस्ट, सहयोग मतलब कोऑपरेशन, आपसी सम्मान मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और संयम मतलब रिस्ट्रेंट की संस्कृति मतलब कल्चर संघीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती है। Political parties also determine the way a constitution would work। आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी यह निर्धारित करते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में कैसे काम करेगा। If any single unit or state or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment among people or its units not sharing the dominant voice। आप कह सकते हैं कि यदि कोई एक इकाई मतलब सिंगल यूनिट, राज्य मतलब स्टेट, भाषाई समूह मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप या विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी पूरे संघ पर हावी हो जाए तो यह उन लोगों या इकाइयों में गहरी असंतुष्टि पैदा कर सकती है जो उस प्रमुख आवाज का हिस्सा नहीं है। आप कह सकते हैं कि इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment among people or its units not sharing the dominant voice। These situations could lead to demands for cession by the aggrieved units or could even result in civil wars। आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां असंतुष्ट इकाइयों द्वारा अलगाव मतलब सेशन की मांगों मतलब डिमांड्स को जन्म दे सकती हैं यहाँ तक कि गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर्स का कारण भी बन सकती है। आप कह सकते हैं कि these situations could lead to demands for cession by the aggrieved units or could even result in civil wars। Many countries are embroiled in such conflict situations। आप कह सकते हैं कि कई देश ऐसी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि many countries are embroiled in such conflict situations। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। फेडरलिज्म इन नाइजीरिया। आप कह सकते हैं नाइजीरिया में संघवाद मतलब फेडरलिज्म। If the regions and various communities do not trust each other, even a federal arrangement can fail to produce unity। आप कह सकते हैं कि यदि क्षेत्र मतलब रीजन्स और विभिन्न समुदाय मतलब वेरियस कम्युनिटीज एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल अरेंजमेंट भी एकता मतलब कि यूनिटी स्थापित करने में असफल हो सकती है।
द एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया इज इंस्ट्रक्टिव। आप कह सकते हैं कि नाइजीरिया का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। Till 1914, northern and southern Nigeria were two separate British colonies. आप कह सकते हैं कि 1914 तक उत्तरी मतलब नॉर्दर्न और दक्षिणी मतलब सदर्न नाइजीरिया दो अलग अलग ब्रिटिश उपनिवेश थे। आप कह सकते हैं कि till 1914 northern and southern Nigeria were two separate British colonies. At the Ibadan Constitutional Conference of 1950, Nigerian leaders decided to form a federal constitution. आप कह सकते हैं कि 1950 में इबादन संवैधानिक सम्मेलन मतलब इबादन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस में नाइजीरियाई नेताओं मतलब नाइजीरियन लीडर्स ने एक संघीय संविधान मतलब कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्णय लिया। The three major ethnic groups of Nigeria, Yoruba, Igbo, and Hausa Fulani controlled the regions of the west, the east and the north respectively. आप कह सकते हैं कि नाइजीरिया के तीन प्रमुख जातीय समूह आप कह सकते हैं द थ्री मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ नाइजीरिया योरूबा ईबो और होसा फुलानी क्रमशः पश्चिम मतलब कि वेस्ट पूर्व मतलब ईस्ट और उत्तर मतलब नॉर्थ क्षेत्रों मतलब रीजन्स पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल रखते थे। Their attempt to spread their influence to other regions led to fears and conflicts. आप कह सकते हैं कि अपना प्रभाव अन्य क्षेत्रों तक फैलाने के उनके प्रयासों से भय और संघर्ष मतलब fears and conflicts उत्पन्न हुए। These led to a military regime. आप कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सैन्य शासन मतलब मिलिट्री regime की स्थापना हुई। In the 1960 constitution, both federal and regional governments jointly controlled the Nigerian police. आप कह सकते हैं कि 1960 के संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय और क्षेत्रीय मतलब फेडरल एंड रीजनल दोनों सरकारें मतलब गवर्नमेंट्स संयुक्त रूप से नाइजीरियाई पुलिस मतलब नाइजीरियन पुलिस का नियंत्रण करती थी। In the military supervised constitution of 1979, no state was allowed to have any civil police. आप कह सकते हैं कि 1979 के सैन्य नियंत्रण संविधान मतलब मिलिट्री सुपरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राज्य मतलब स्टेट को अपनी नागरिक पुलिस मतलब सिविल पुलिस रखने की अनुमति नहीं थी। Though democracy was restored in Nigeria in 1999, religious differences along with conflicts over who will control revenues from the oil resources continue to present problems before the Nigerian Federation. आप कह सकते हैं कि हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी बहाल हुआ मतलब रिस्टोर हुआ, फिर भी तेल मतलब कि ऑयल संसाधनों मतलब रिसोर्सेस से मिलने वाली आय मतलब रेवेन्यूज के नियंत्रण मतलब कंट्रोल को लेकर धार्मिक मतभेद मतलब रिलीजियस डिफरेंसेस और संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स नाइजीरियाई संघ मतलब नाइजीरियन फेडरेशन के लिए समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स उत्पन्न करते रहे। आप कह सकते हैं कि दो डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन नाइजीरिया इन 1999, religious differences along with conflicts over who will control revenues from the oil resources continue to present problems before the Nigerian Federation. Local ethnic communities resist centralized control of the oil resources. आप कह सकते हैं कि स्थानीय जातीय समुदाय मतलब लोकल एथनिक कम्युनिटीज तेल संसाधनों मतलब ऑयल रिसोर्सेज के केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल का विरोध करते हैं। आप कह सकते हैं कि लोकल एथनिक कम्युनिटीज resist centralized control of the oil resources. Thus, Nigeria is an example of overlap of religious, ethnic and economic differences among the units. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार नाइजीरिया धार्मिक मतलब रिलीजियस, जातीय मतलब एथनिक और आर्थिक मतलब इकोनॉमिक मतभेदों मतलब डिफरेंसेस के आपसी ओवरलैप का एक उदाहरण है। आप कह सकते हैं कि दस नाइजीरिया
is an example of overlap of religious, ethnic, and economic differences among the units. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and giving your time.